दोस्तों आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है घर का तीसरा सदस्य, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। दोस्तों अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं लाती हूँ अलग अलग हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। धन्यवाद। मौसम अचानक ही बदल गया था। पूरे दिन आसमान एकदम साफ था। मई का गर्म और चमकीला सूरज शहर और उसके लोगों पर आग बरसा रहा था। शाम के करीब 7 बजे आंधी और भारी बारिश ने दिल्ली की याद न देने वाली गर्मी से राहत दी और उसके साथ एक के बाद एक विचित्र घटना शुरू हो गई। शाम के 6 बजे निधि अपने ऑफिस से घर लौटी तो थकी मांदी और भूखी थी। ऑफिस में उस दिन सबसे अधिक बिजी रही। लगभग पूरे दिन वह काम के सिलसिले में दौड़ती भागती रही। उसने अपने जूते उतार दिए और घर के सीमेंट वाले फर्श पर नंगे पैर चलने लगी। उससे उसके दुखते पैरों को थोड़ा आराम मिला। किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। उसकी छोटी बहन मनीषा उसके लिए चाय बना रही थी। कितनी किस्मत वाली हूँ मैं, मनी ने घर का सारा काम कितनी अच्छी तरह संभाल रखा है। उसका छुट्टी लेना अच्छा रहा। निधि ने प्रसन्नता और संतुष्टि से चारों ओर देखा और एक आराम कुर्सी पर धम से बैठ गई। चाय पीकर मैं आराम करूंगी। आज इतना थक गई हूँ कि कोई काम नहीं कर पाऊंगी। शायद मनी ने डिनर भी बना लिया होगा। अगर नहीं तो हम सैंडविच खा लेंगे या खाना ऑर्डर कर देंगे। मुझ में खाना पकाने की ताकत नहीं है और शायद मनी भी थक गई होगी। अपने सूजे पैरों को आराम देने के लिए उसने उनकी मालिश की। निधि एक टेलीकॉम कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करती थी। मनीषा ने कुछ दिनों पहले ही एक एक्सपोर्ट कंपनी में डिजाइनर के तौर पर ज्वाइनिंग की थी। 2 दिन पहले ही दोनों बहनें इस घर में शिफ्ट हुई थी। किसी घर को फिर से सेट करना आसान काम नहीं था, लेकिन वह एक बेहतर इलाके में रहना चाहती थी। पिछला घर भारी शोरगुल और भीड़ भाड़ वाली जगह पर था। यही नहीं, आनंद लोक में उन्हें यह घर काफी कम किराए पर मिल गया था, पिछले वाले से भी कम। दक्षिण दिल्ली के सबसे हरे भरे इलाकों में से एक में रहना सच में माला माल होने जैसा था। कल निधि ने इस नए घर में शिफ्ट होने के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन उसके ना रहने पर ऑफिस में इतना सारा काम इकट्ठा हो जाता था कि वह इससे ज्यादा छुट्टी ले भी नहीं सकती थी। मनीषा ने 2 दिन की छुट्टी ली थी। मनीषा उनके बैठक के कमरे में ट्रे के साथ दाखिल हुई। ट्रे में गर्मा गर्म चाय के 2 कप और एक प्लेट में कुकीज किसी को भी ललचा सकते थे। निधि की भूख तो जैसे फव्वारे की तरह फूट पड़ी। हम डिनर में क्या खाने वाले हैं मनी? कुकीज का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसने पूछा। खिचड़ी। मनीषा ने नाक सिकुड़ते हुए उसे देखा और फिर अपने हाथों से बनी मसाला चाय की चुस्की ली। अपने दम पर घर को 2 दिनों से अपनी बहन से कोई खास मदद लिए बिना व्यवस्थित करते हुए वह चिड़चिड़ी और थकी हुई लग रही थी। चलेगा। निधि बैठकर चाय के मजे ले रही थी। और एक और भी अच्छी खबर है, ये घर चूहों से भरा पड़ा है। उई! निधि ने अचानक ही और स्वाभाविक रूप से अपने पैर ऊपर उठा लिए। तुम्हें कोई दिखा क्या? उसे चूहों से इतना डर लगता था कि कहना ही क्या। नहीं, लेकिन पूरे दिन किसी के छोटे छोटे कदमों से भागने की आवाज आती रही, कभी कभी तो ठीक मेरे पीछे से। मुझे लगता है कि यहाँ के चूहे बड़े ढीठ हैं। मैं जैसे ही पलटती तो वे गायब हो जाते, इतनी जल्दी कि मैं देख भी नहीं पाती थी। लेकिन किचन से अब जो आवाज आई वह अचानक आई और चौंकाने वाली भी थी। मनीषा अपनी सीट से उछल गई। किसी चीज को खींचा गया था। डस्टबिन को? उसकी बाहों की खींचन और गहरी हो गई थी। अपनी जगह से वह किचन के एक हिस्से को देख सकती थी। क्या उसने वहाँ कोई हलचल देखी थी? कोई साया जो बड़ा था? किसी भागते चूहे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वह उठी और देखने के लिए किचन में गई। निधि उसके पीछे पीछे आई। डस्टबिन गिरा पड़ा था और कचरा बिखरा हुआ। हे भगवान, अब ये काम और बढ़ गया। हमें तुरंत एक चूहेदान खरीदना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जंगली चूहे हैं, छोटी चूहियां नहीं। मनीषा ने बिखरे कचरे को घृणा से देखते हुए कहा। निधि ने कंधे उचका दिए, किचन से बाहर आई, चाय का कप उठाया और बाहर टेरेस की ओर बढ़ गई। टेरेस से वह देख रही थी कि बादल आसमान में इकट्ठा हो चुके हैं। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। एक परछाई उसकी बगल से गुजरी और ऐसा लगा जैसे जमीन की ओर कूद गई। उसने ऊपर देखा, फिर अपने आसपास। किसी की परछाई थी। वह कोई बड़ा पक्षी होगा जो पास से उड़कर गया होगा। अब उसे कोई पक्षी क्यों नहीं दिख रहा? मनीषा उसके पास आ गई। उसने तय किया कि कचरे को वह बाद में साफ करेगी। उसे गर्मा गर्म चाय पीना पसंद था। बहुत सिकुड़ने के निशान अभी भी उसके चेहरे पर बने हुए थे। कचरा फैलने का रहस्य उसे परेशान कर रहा था। आखिर उसने कचरे से भारी हो चुके बिन को चूहे कैसे गिरा सकते हैं? उसने निधि को रेलिंग से लटक कर नीचे झांकते देखा। तुम क्या करने जा रही हो दीदी? नीचे कूदकर सुसाइड करना है? नहीं, कुछ बड़ा सा बगल से उड़ता हुआ गया। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ बड़ा? तुमने उसे देखा था? नहीं, बस उसकी परछाई को। मनीषा ने गहरी सांस ली। फिर से परछाई, वह भी बड़ी। वह सोच में पड़ गई। अचानक ठंडी हवा के एक हिंसक झोंके ने उन्हें चौंका दिया। गरजते काले काले बादल आसमान में आक्रमण कर रहे थे। कड़कती बिजली काले पड़ते आसमान को विस्फोटों की चमक से प्रकाशमान कर रही थी, जिसके कुछ देर बाद जोरदार गर्जना हो रही थी। हवा की तीव्रता ने बढ़कर आंधी तूफान का रूप ले लिया। देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान चलने लगा। दोनों बहनों ने अपनी चाय पी ली थी। फिर वह टेरेस पर खड़ी हो गई
और ठंडी हवा के झोंके का आनंद लेने लगी। मनीषा ने दर्द से अपने चेहरे को सिकोड़ा और अपनी आंखों को मलने लगी। दीदी चलो अंदर चले, मेरी आंखों में धूल पड़ रही है और फिर बारिश भी आने वाली है। अपनी आंखें बंद कर लो और ठंडी ठंडी हवा का कुछ देर और मजा ले लो। वैसे भी गर्मियों में विरले ही ऐसा होता है। ठंडी हवा, ओ दी ये बेवंडर है। लेकिन निधि ने उसकी एक ना सुनी। उसका ध्यान पूरी तरह बंटा हुआ था। उसे विचित्र अनुभूति हो रही थी कि कोई अभी अभी उसके पास से गुजरा है। उससे टकराते हुए उसने हवा में झांका जो धूल से अस्पष्ट हो गई थी। उन दोनों के सिवाय पूरा टेरेस खाली था। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, निधि ने कहा और लंबे तेज कदमों से मनीषा की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजे की ओर बढ़ गई। हालांकि मनीषा भी तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। उसे भी विचित्र और बेचैनी महसूस हो रही थी जो समझ से परे थी। आज दूसरी बार उसे ये एहसास हुआ था। उसे ये विचित्र एहसास हुआ था कि कोई आसपास है, उसे देख रहा है। जब दोपहर में वह किचन में अकेली थी। निधि पहले ही अंदर आ चुकी थी जब मनीषा ने दरवाजा बंद करने के लिए उसका नाप पकड़ा। उसने दरवाजा बंद करने के लिए उसे अंदर की ओर खींचा तो उसे हवा की शक्ति का अनुभव हुआ। ये अभी आधा ही बंद हुआ था कि कांच का एक बड़ा टुकड़ा उड़ता हुआ आया और दरवाजे की किनारी से टकराया। जहाँ से उसका सिर महज कुछ ही इंच दूर था। वह तुरंत नीचे झुक गई। अगर नहीं झुकी होती तो उसके सिर में गंभीर चोट आती और वह निश्चित रूप से अस्पताल पहुंच गई होती। कांच का टुकड़ा फर्श पर गिरा और हजारों में इन टुकड़ों में बिखर गया। मनीषा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। निधि बौचौकी खड़ी थी। मनीषा बाल बाल बची थी। दरवाजे तक पहुंचने में चंद सेकंड की दूरी हुई होती तो कांच का वह टुकड़ा उसकी बहन के सिर से टकरा गया होता। किस्मत की बात है मनीषा सुरक्षित थी। उसने राहत की सांस ली। हे भगवान, कैसी आंधी है, अपने साथ कांच के इतने बड़े टुकड़ों को उड़ा ले आई, मनीषा ने कहा। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। उसने साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल फोन उठाया और उसे अपने कांपते हाथों से ऑन किया। हादसे से बाल बाल बचने की घटना ने उसे नर्वस कर दिया था। निधि ने उस ड्रास को खोला जहाँ कल उसने मोमबत्तियों का एक डब्बा रखा था। मोमबत्ती जलाने के लिए वह माचिस लाने किचन में गई। उसने जब डब्बा खोलना शुरू किया तो उसे छोटे छोटे कदमों से किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। चंद सेकंड तक वे एकदम सितर खड़ी रही। जरूर चूहा होगा, जैसे कि मनीषा बता रही थी। निधि ने उस डर को दूर करने का प्रयास किया जो उसमें समाता जा रहा था। उसने माचिस उठाई और तुरंत बाहर निकल गई। वह जब लौटी तो देखा कि मनीषा अपनी हथेलियों के बीच अपना चेहरा थामे कुर्सी पर बैठी सोच में डूबी थी। कांच का एक भारी टुकड़ा जमीन से 3 मंजिल ऊपर तक उड़ता चला आया। असंभव, आंधी इतनी भी प्रचंड नहीं थी। उसने खुलकर मन की बात व्यक्त की। अरे नहीं पागल, वे जमीन से नहीं आया था। केवल एक बेवंडर चीजों को इस तरह से हवा में उड़ा सकता है और ये बेवंडर नहीं है। हो सकता है कांच का टुकड़ा किसी के घर से आया हो। निधि मोमबत्ती को स्टैंड में लगा रही थी। किसके घर से? निधि का हाथ हवा में ही ठहर गया। उसने खिड़की की ओर देखा। मनीषा भी देखने लगी। पर्दे वाली खिड़की से वैसे तो कुछ नहीं दिखा, फिर भी दोनों जानती थी कि उनका घर गली का आखिरी मकान था। उसके बाद सिर्फ एक चौड़ी सड़क थी जिसके दोनों ओर नीम और पीपल के घने पेड़ों की कटारें थी। मैं हैरान हूँ कि कांच का वह टुकड़ा आया कहाँ से, निधि ने भुनभुनाते हुए कहा। उसकी आवाज उनकी छत और बरामदे में भारी बारिश की आवाज में दबकर रह गई। उसने सावधानी से मोमबत्ती को स्टैंड में लगाया और कुर्सी पर बैठ गई। अचानक स्टैंड पलटा और जोर से टेबल पर गिर पड़ा। ये इतना अचानक हुआ कि दोनों सन्न रह गई। जब टेबल क्लॉथ से धुआं निकलने लगा तब जाकर निधि हरकत में आई। उसने झट से किताब उस जलती मोमबत्ती और सुलगते टेबल क्लॉथ पर पटकी। आज रात ये क्या हो रहा है दीदी? अंदर कोई आंधी नहीं थी कि इसे गिरा दे। मनीषा नए टेबल क्लॉथ में बने काले छेद को घूर रही थी। वह तब तक एकदम सन्नाटे में बैठी रही जब तक कि 15 मिनट बाद बिजली फिर से नहीं आ गई। मैं किचन में जाकर डिनर का इंतजाम करती हूँ और कचरा समेटती हूँ, मनीषा ने कहा। बाहर जो गंदगी फैली है उसे कल सुबह सफाई वाले के लिए छोड़ देते हैं। और फिर किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसने हिदायत दी। दीदी याद रहे, जब तक बाहर सफाई नहीं हो जाती तब तक नंगे पैर मत जाना। निधि ने हामी भरी और बिस्तर पर पसर गई। उसने टीवी ऑन किया लेकिन तूफानी मौसम की वजह से सैटेलाइट ट्रांसमिशन ठप था। उसने अपने मोबाइल में स्टोर किए गए गाने बजाए और अपनी आंखें बंद कर ली। थकान ने तुरंत ही उसे अपने आगोश में ले लिया और वह गहरी नींद में सो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वह कितनी देर तक सोई, 15 मिनट या फिर 1 घंटा। नींद में किसी ने उसका नाम पुकारा। पुकार सुनकर ध्यान जैसी अवस्था में वह धीरे धीरे बरामदे के दरवाजे की ओर चलने लगी। उसने दरवाजा खोला। एक युवक बाहर खड़ा था। निधि, तुम मेरे घर में रहने क्यों चली आई? उस आदमी की आवाज में नाराजगी थी। तभी रसोई से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आई जिसने उसे जगा दिया। धीरे धीरे वह उठकर बैठी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। वैसे आंधी अब थम गई थी। आखिर ये कैसा सपना था? एकदम सचमुच का लगा। उसने आंखें मलते हुए किचन की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे कोई अचानक अंदर दाखिल हुआ था। उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा, बस एक झलक थी जो गायब हो गई। मनी, तुम किचन में हो क्या? निधि ने उठकर जाने की कोशिश नहीं की। बिस्तर पर बैठे बैठे ही पूछा। वह अभी भी थकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस झपकी से कोई राहत नहीं मिली थी। और नहीं तो क्या,
मनीषा की चिड़चिड़ाहट स्पष्ट थी। वह शिकायत नहीं कर रही है लेकिन चिढ़ गई है। निधि बिस्तर से उठी और किचन में चली गई। खाना तैयार करने के लिए शुक्रिया मनी, मैं तेरी मदद कर देती लेकिन दिन में इतना थक गई थी कि। ठीक है ना दीदी, मैंने भी डिनर तैयार करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, मुझे बस 10 मिनट ही लगे। मैं जानती हूँ तुम थक गई हो, मैंने देखा तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, सोचा खाना बन जाए फिर जगाऊंगी। तुम कमरे में गई और फिर अभी अभी किचन में आई हो ना, मैंने देखा। नहीं दीदी, किचन में तो मैं पिछले 10 मिनट से हूँ, 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से कहीं नहीं गई और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कसम से। लेकिन मैंने अभी अभी किसी को किचन में जाते देखा था, कसम से मैंने देखा था। तुम दिन में सपने देख रही हो, मनीषा ने मजाक में कहा, लेकिन ये बात उसे परेशान कर रही थी। कुछ अजीब सी बातें यहाँ हो रही हैं। उसका शक अब गहरा होता जा रहा था। उन्होंने बेचैन करने वाली खामोशी के बीच रात का खाना खाया। उन्होंने आखिर में जब सोने के लिए बत्ती बुझाई तो दोनों को अजीब महसूस हो रहा था। अगले हफ्ते चीजें और बुरी हो गई। दोनों बहनों को घर में विचित्र आवाजें सुनाई देती थी, किचन से, बाथरूम से और बेडरूम से। वे नियंत्रित, दबी हुई, गुप्त सी आवाजें थी। कभी कभी जब वह शाम को घर लौटती तो उन्हें चीजें अपनी जगह से कहीं और पड़ी मिलती। फिर वह ना चाहते हुए भी अपनी याददाश्त को दोषी बताती और उन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया करती। उन्होंने मकान मालिक के जोर देने की वजह से पहले ही 3 महीने का किराया चुका दिया था, जो वापस नहीं मिल सकता था। अपने नए घर में करीब 15 दिनों तक रहने के बाद, 15 दिनों में रहस्यमय घटनाओं का आदी हो जाने के बाद, मनीषा को 1 हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के काम सिंगापुर जाना था। जब से वह शिफ्ट हुई थी उसके बाद से निधि को पहली बार उस घर में अकेला रहना पड़ेगा। ये सोचकर वह काफी परेशान थी। ऐसा नहीं था कि अपने जीवन में पहली बार उसे अकेला रहना पड़ेगा, उसे इसकी आदत थी। मनीषा के साथ आने से पहले 1 साल तक अकेली ही रहती थी, फिर भी वह डराने वाला एहसास कि कोई वहाँ है, विचित्र आवाजें जैसी चीजें ऐसी थी जिनका अनुभव उसने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। कई बार अपनी किताब से अचानक नजर उठाकर उसने देखने का प्रयास किया था, लेकिन किस और देखे ये वह भी नहीं जानती थी। लेकिन किसी के वहाँ होने का एहसास कभी कभी बहुत अधिक होने लगता था, इसलिए 1 हफ्ते तक उसे अकेला रहना पड़ेगा। इस बात से वह काफी घबराई हुई थी। वह मनीषा को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक आई। पता नहीं क्यों दीदी, लेकिन इस बार तुम्हें अकेला छोड़ते हुए मैं काफी घबराई हुई हूँ। अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती, तुम सावधान रहना। मनीषा बेचैन थी। वैसे तुम 1 हफ्ते के लिए रेनू आंटी के घर क्यों नहीं चली जाती? तुम वहाँ रहोगी तो मैं भी निश्चित रहूंगी। तुम चिंता मत करो मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम झटपट अपना काम खत्म करना और जल्दी से लौट आना। निधि खुद को सही दिखाने के लिए मुस्कुराई, जबकि डर उसे भी लग रहा था। अपनी बहन को विदा करने के बाद उसने रास्ते में अपने लिए पिज्जा ले लिया। वह पिज्जा खाएगी, थोड़ा बहुत टीवी देखेगी और फिर जल्दी से सो जाएगी। अगली सुबह देर से देर 8 बजे वह ऑफिस निकल जाएगी। उसने 9 बजे अपनी टीम की मीटिंग बुलाई थी। मन में इन योजनाओं के साथ निधि घर पहुंची और दरवाजा खोला। अंदर काफी अंधेरा था। लाइट का स्विच कितनी गलत जगह पर है। किसी भी घर में मुझे कभी उस तक पहुंचने के लिए कमरा पार नहीं करना पड़ता था। मुझे याद रखना होगा कि अगले वीकेंड इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसे अंदर आने के दरवाजे के पास लगवा लूं। यही सोचते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने लॉन्च को फिर से चेक किया और कमरे में आगे बढ़ गई। पर्दे खींचे हुए नहीं थे। कहीं दूर खंबे पर लगी लाइट की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। उसकी हल्की रोशनी से टेरेस भी रोशन थी। वह कमरे के बीच में आई, तभी डर के मारे ठिठक गई। ये आदमी कौन है? मेरी टेरेस पर ये क्या कर रहा है? टेरेस पर जाने का रास्ता तो हमारी बैठक के कमरे से जाता है। घर लॉक था, ताला भी टूटा नहीं था, फिर ये वहाँ कैसे पहुँचा? निधि जड़ होकर वहीं खड़ी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अकेली थी। अब वह क्या करे? क्या उसे घर से तुरंत भाग निकलना चाहिए? लेकिन वह जाएगी कहाँ? अगर घुसपैठिए ने उसका पीछा किया तो? क्या उस आदमी को पता चल गया था कि वह कमरे के भीतर है? उसने दरवाजा खोलते समय बेपरवाही में थोड़ी आवाज तो कर ही दी थी। उसने उस आदमी को अपना सिर घुमाते देखा। अब वह सीधे उसे देख रहा था। क्या उसके लिए इस अंधेरे कमरे में उसे देख पाना संभव था? उसने उस आदमी को घबराहट के साथ देखा। साथ ही साथ अपना मोबाइल फोन ढूंढने के लिए उसने अपने पर्स में पड़े सामान को जल्दी जल्दी टटोलना शुरू कर दिया। उसे पुलिस को फोन करना चाहिए। अब उस आदमी ने रेलिंग की ओर कुछ कदम बढ़ाए। उसके बाद वह वहाँ नहीं दिखा। ना जाने वह कहाँ गुम हो गया और निधि को भयभीत और परेशान छोड़ गया। क्या था ये? मति भ्रम? वह धीरे धीरे दबे पांव खिड़की के पास आई और बाहर झांका। टेरेस बिल्कुल खाली था। उसने झटपट पर्दा बराबर किया और लाइट जला दी। फिर भागकर उस दरवाजे को चेक किया जो टेरेस पर खुलता था। वह अंदर से बंद था। उसने खिड़कियों को चेक किया, वह बंद थी और बंदी थी। इस कमरे के सिवाय किसी के लिए भी वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो क्या टेरेस तक जाने का कोई और भी रास्ता था जिसे वह नहीं जानती थी? निधि एक कुर्सी पर बैठ गई। उसका मन बुरी तरह शांत था। इस घर में कुछ विचित्र चल रहा था। क्या ये भूतिया है? मन में शंका के साथ वह सो नहीं पा रही थी। ना ही वह इतनी बहादुर थी कि बाहर निकले
और जो भी है उसका सामना करे। अब वह क्या करे? आस पड़ोस में वह किसी को भी नहीं जानती थी जिसकी वह मदद ले सके। मकान मालकिन अच्छी थी, दोस्त की जैसी थी, लेकिन वह भी एक हफ्ते के लिए अपनी बहन के घर आगरा चली गई थी। क्या उसे माँ और पापा को फोन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी दूर से वह उसकी क्या मदद करेंगे? ऊपर से वह चिंतित हो जाएंगे और पूरी रात सो भी नहीं पाएंगे। और फिर अगर उसने उन्हें इस घटना के बारे में बताया तो उसे डैड से पहला आदेश यही मिलेगा कि नौकरी भूल जा और शिमला लौट आ। निधि अगले 10 मिनट तक कुर्सी पर बैठे बैठे इन्हीं सब की चिंता में डूबी थी। फिर उसने तय किया कि वह इसी तरह सोचती नहीं रह सकती। दोस्तों, आप सुन रहे थे घर का तीसरा सदस्य। इस कहानी का अगला भाग अब जल्द सुनेंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।